राष्ट्रसेविका समिती ही भारतामधील हिंदुत्ववादी महिला संघटना असून ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची महिला आघाडी मानली जाते. लक्ष्मीबाई केळकर यांच्या पुढाकाराने ऑक्टोबर 25, 1936 रोजी राष्ट्रसेविका समिती स्थापन करण्यात आली होती. राष्ट्रसेविका समिती ही संघटना राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रोत भरलेली आहे. अखंड 80 वर्षे कार्यरत असणारी एकमेव सर्वात मोठी अखिल भारतीय हिंदू स्त्री संघटना म्हणून राष्ट्रसेविका समिती मानली जाते. महिलांनी केवळ शिक्षित नव्हे तर सक्षम बनावे, तसेच मानसिक, शारीरिक, बौद्धिकरित्या सक्षम बनावे हा दृष्टिकोन समोर ठेवून लक्ष्मीबाई केळकर यांनी राष्ट्रसेविका समितीची स्थापना केली. देशभरामध्ये 3000हून अधिक शाखा व अन्य सेवा कार्यामध्ये समितीचे योगदान आहे. राष्ट्रभक्तीचे संस्कार रुजविण्यासाठी राष्ट्रसेविका समितीचा उद्देश आहे. संपूर्ण देशभरामध्ये राष्ट्रसेविका समितीचे कार्य सुरू असून सुमारे 12 देशांमध्ये हिंदू सेविका समितीच्या नावाने कार्य सुरू आहे. राष्ट्रसेविका समितीचा दरवर्षी विजयादशमी उत्सव थाटामध्ये संपन्न होत असतो. अमरावती नगरच्या नगर कार्यवाहिका गौरी लवाटे आणि अमरावती नगर यांच्या वतीने 2024च्या विजयादशमी उत्सवाचं आयोजन समर्थ हायस्कूल बडनेरा रोड अमरावती येथे 13 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून निवम शाळेच्या संचालिका असलेल्या नीता कक्कड ह्या उपस्थित होत्या, तर प्रमुख वक्ता म्हणून विदर्भ प्रांत सहबौद्धिक प्रमुख नागपूर येथील अजिता देशमुख ह्या उपस्थित होत्या. समर्थ हायस्कूलच्या प्रांगणामध्ये या उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, मात्र वेळेवर पाऊस आल्यामुळे हा कार्यक्रम समर्थ हायस्कूलच्या भव्य हॉलमध्ये घेण्यात आला. बघूया या कार्यक्रमाची क्षणचित्रे. विदर्भ न्यूज ब्युरो अमरावती. संघटित करून यासाठी आपण महिलांना संघटित करीत असतो. तेजस्वी हिंदू राष्ट्र पुनर्निर्माण करणे हेच समितीचे ध्येय आहे. वंदनीय मावशी म्हणायच्या की नारी ही आद्यशक्ती आहे. याच शक्तीला सशक्त व संघटित करून समाजात निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर करण्याची ताकद आपण राष्ट्रसेविका समितीच्या शाखेत देत असतो. दैनंदिन शाखा, प्रशिक्षण वर्ग, शिबिरे ह्या माध्यमातून स्त्रियांना स्वसंरक्षण क्षम बनवण्याचे कार्य राष्ट्रसेविका समिती गेल्या 88 वर्षापासून कार्य करीत आहे. विजयादशमी म्हणजे सीमोल्लंघनाचे पर्व. आपण सर्वांना संघटित होऊन येणाऱ्या संकटांना मात करून राष्ट्र उन्नतीकरिता संघटित शक्तीने सीमोल्लंघन करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण सर्वांनी या राष्ट्रसेविका समितीच्या कार्यात असेच सहकार्य करावे, असाच नेहमी सहभागी व्हावे हीच आशा व्यक्त करते. धन्यवाद. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेल्या नीताताई कक्कड यांचा परिचय म्हणजे त्या बहुआयामी हरहुन्नरी अशा आहेत. त्या निवम शाळा अमरावतीच्या संचालिका आहेत. नीताताईंना सायकलिंग आणि गिर्यारोहणामध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. त्यांनी सायकलिंग स्पर्धेत 8500 किलोमीटरचा प्रवास 100 दिवसात पूर्ण करून खुल्या प्रवर्गात 3रा क्रमांक त्यांनी पटकावलेला आहे. त्यांनी अतिशय खडतर असे 10 राष्ट्रीय प्रवास सुद्धा केलेले आहेत. त्या शिक्षण विषयक वेगळी दृष्टी असलेल्या शिक्षण तज्ञ असून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी त्या कार्य करीत आहेत. अशा नाविन्याची ओढ असलेल्या, संकटातून मार्ग शोधण्याची प्रवृत्ती असलेल्या नीताताईंचे स्वागत नगर कार्यवाहिका सौ गौरीताई लवाटे करतील अशी मी त्यांना विनंती. आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाच्या वक्त्या आहेत अजिताताई देशमुख. त्या आपल्याच आहेत कारण त्या
समितीच्या आहेत, ज्या आपल्या कार्यक्रमाला त्या प्रमुख वक्ता आहेत, त्या मानसशास्त्र पर्सनल मॅनेजमेंटची पदवी घेतलेली आहे, त्या पुनर्वसन मानसशास्त्राच्या पदविकाधारक आहेत, संस्कृत विशारद आहेत, VNIT ला समुपदेशिका आणि अध्यापिका म्हणून कार्य करतात. नागपूर आकाशवाणीला त्या 2003 ते होत्या. मेधावी मंडळ नागपूरचा जो आभासी कार्यक्रम असतो ऑनलाईन, त्याच्यामध्ये त्या संयोजिका आहे. मना सज्जना ही लेख मालिका सुरू आहे. त्यांना अनेक साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. साहित्य विहार या श्रावणधारा काव्य स्पर्धेचा त्यांना प्रथम पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. सध्या विदर्भ प्रांत सहबौद्धिक प्रमुख म्हणून समितीचे दायित्व त्यांच्याकडे आहे. अशा विदुषी आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्वाच्या धनी अजिताताईंचे स्वागत वर्धा विभाग कार्यवाहिका सौ अनिताताई व्यवहारे करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. मंचावर उपस्थित वर्धा विभाग कार्यवाहिका सौ अनिताताई व्यवहारे ह्या MA BEd आहेत. नरसम्मामध्ये त्या कार्यकारिणीमध्ये आहेत. समिती दृष्ट्या गृहिणी विशेष अभ्यास वर्ग प्रशिक्षित आहेत. तर आपल्याच अनिताताईंचे मी शब्दसुमनांनी स्वागत करते. तसंच आपल्या मंचावर गौरीताई लवाटे नगर कार्यवाहिका ह्याही उपस्थित आहेत. त्या MSc MPhil आहेत. त्यांनी 14 वर्ष विद्यापीठामध्ये अंशकालीन प्राध्यापिका म्हणून सेवा दिलेली आहे. समिती दृष्ट्या त्या प्रबोध शिक्षित आहेत. अत्यंत मृदुभाषी आणि सर्वांना सांभाळून घेणाऱ्या गौरीताईंचे सुद्धा शब्दसुमनांनी स्वागत करते. यानंतर प्रमुख अतिथी गीताताई कक्कड यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. करते. बाकी हिंदी कळते ना सगळ्यांना. तो मंच पर विराजे आदरणीय अतिथिगण और माननीय प्रेक्षकगण, आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबसे पहले मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी राष्ट्र सेविका के नगर कार्यवाहिका सौ गौरीताई लवाटे जी को, कि जिन्होंने मुझे यह विजयादशमी उत्सव में आमंत्रित करके उसका हिस्सा बनाया. और अनिताताई व्यवहारे मैडम का फॉलोअप तो बहुत ही उल्लेखनीय है. तो आज मुझे यहाँ बुलाया तो मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ. मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है स्टेज पे. पर अनिताताई ने बोला कि मुझे सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस और मेरा अचीवमेंट ही शेयर करना है, तो उसके लिए मैं तैयार हो गई. और मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस कारण से यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि स्पोर्ट्स और फिटनेस ये मेरा बहुत ही फेवरेट पैशनेट एरिया है. और मैंने ये देखा है कि अगर हम लोग पैशन से कोई भी काम करते हैं तो उसमें अचीवमेंट मिलता है. आज जो मुझे यहाँ पे बुलाया गया, मैंने जब मेरा जो पैशन परस्यू करना शुरू किया था, तो मुझे कभी ऐसा ये एम नहीं था कि मुझे कहीं बुलाया जाए, कोई मेरा फेलिसिटेशन करे, ऐसा कुछ भी नहीं था. बस मुझे एक पैशन था जो चीज़ों में, वो मैं परस्यू करते गई, बहुत ध्यान से करते गई, और आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ. तो बोलने का उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों को खास करके कि आपको जो है ये गोल
वाला है, ये नहीं सोचते हुए आपको अपना काम आगे बढ़ाते जाना है, करते जाना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं, जैसे मेरे पास में भी कोई जॉब के लिए आता है तो सबसे पहले पूछेंगे कि पगार काय मिळणार, तो वो बात को हम लोग साइड में रखते हुए पहले हम लोग पैशनेटली हमारा अगर काम करते हैं तो अपने आप बाकी की चीज़ें हमको मिलते जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश मैं आप लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ आप तक कि आप लोग पैशनेटली सिर्फ काम करना है, उसका जो मिलना है वो अपने आप मिलता है। तो जैसे हमारे भारतीय पारंपरिक खेल कूद को इस भव्य आयोजन द्वारा जो आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय है। ये खेल कूद जो है, जो अपने इंडियन ट्रेडिशन के पारंपरिक अपने जो खेल है, ये अपने आप में एक यूनिकनेस रखते हैं, अपने आप में एक वैशिष्टता रखते हैं और ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम राष्ट्रीय सेवा समिति कर रही है और इसमें और जैसे जैसे अभी धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज का के जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, जो बहुत महंगे भी होते हैं और कहीं कहीं हम लोग उसको वो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, तो ये हम लोग ये धीरे धीरे ओवर पावर कर रहे हैं यहाँ के लोग और हम लोग भी बस उसी में ढल जाना चाहते हैं। नॉट ओनली स्पोर्ट्स, हर चीज़ में हम लोग उनका पहनावा बोलो या उनका रहना सहना, हम लोग सब ये उनको अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि अडाप्ट करने लायक हम लोगों को जो चीज़ करना है, जैसे कि पंक्चुअलिटी है और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन है, ये चीज़ जो है ये अडाप्ट हम लोग करें तो बात अलग है, पर बाकी सब चीज़ों में हमारा देश काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊंचा है। और देखते देखते जो वो गार थी वो ऑलमोस्ट टेनिस बॉल के साइज की गार जोर जोर से गिरने लग गई और इतने जोर जोर से गिरने लग गई कि सब उनको बोल रहे थे कि अभी आप टेंट संभालिए, नहीं तो टेंट गिर जा सकता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, तो ये शाम को 4-5 बजे से जो गारपीट शुरू हुई, रात भर गारपीट चली, तो दूसरे दिन का ट्रैक हमारा रात को 2 बजे शुरू होने वाला था। ये क्यों ऐसे हम लोग करते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो 4-5 बजे से जो बर्फ़ गिरना शुरू हुआ, थोड़ी देर में हमारा टेंट उड़ गया, वो अपने खंभे पर से निकल गया। तो आप सोचिए इतने ठंड में जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री -डिग्री में रहता है, तो वो टेम्परेचर में अगर अपना टेंट चले गया तो हम लोगों को कितनी दिक्कत जाती। हम लोगों को इमीडिएटली इवैक्यूएट खाली करना पड़ा टेंट को। हम लोग चले गए बॉयज़ के टेंट में, हम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि बॉयज़ के 2 टेंट्स थे, तो सारे बॉयज़ को एक टेंट में शिफ्ट कर दिया और हम लोगों को एक टेंट में शिफ्ट कर दिया। ये रात भर चलते रहा, पर हमारा जो टाइम था निकलने का 2 बजे, वो 2 बजे ही रखा हम लोगों ने। और ये इसलिए होता है कि कहीं कहीं बर्फ़ पिघलने लगता है और अगर बर्फ़ पिघलने लगा तो फिसलन बढ़ जाती है, ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो इसीलिए जिस टाइम पे जो ट्रैक लीडर वगैरह जो बोलते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को निकलना ही पड़ता है। तो इस तरीके से माउंटेनियरिंग से बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होता है। हम लोगों को हिम्मत आती है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा काम रुकने नहीं वाला है। ऐसे ही एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि चादर ट्रैक करके एक ट्रैक होता है, जहाँ पे चादर मतलब चादर बन जाती है नदी के ऊपर। तो एक ज़ंस्कार रिवर करके है लेह में, वो टेम्परेचर नेचुरली एक पूरी नदी बर्फ़ बन जाए, उतना अगर ठंड हो तभी वो बर्फ़ बन पाएगी ना। तो -23, -24 डिग्रीज टेम्परेचर में वो नदी बर्फ़ बन जाती है, पूरी कड़क बर्फ़ बन जाती है। और ये आइस रहता है, ये स्नो नहीं रहता है। स्नो पे चलना आसान होता है, आइस पे चलना यानी बहुत ज़्यादा स्लिपरी, हर एक सेकेंड पे हम लोग स्लिप होते रहते हैं। ऐसे ट्रैक में हम लोग धीरे धीरे चलना पड़ता है। मतलब 1 किलोमीटर मुश्किल से हम लोगों को 4-5 घंटे में पूरा दिन लग जाता है 1 किलोमीटर चलने में। तो ऐसे चलते चलते जब आखिरी दिन आया तो
गिरते पड़ते रहते हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, पर आखिरी दिन में मैं जिस तरीके से गिरी तो ये मेरा हाथ जो है ये पूरा फ्रैक्चर हो गया और 7 घंटे का ट्रैक अभी बाकी था। फ्रैक्चर हुआ बिल्कुल, मतलब क्रश हो गया था ये रिस्ट मेरा, पर 7 घंटे के बाद में मुझे फर्स्ट डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल हुई और वहाँ जाने के बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल ऑपरेशन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये बात थी 2020 कोविड के पहले की बात, 2019-20 की बात थी। फिर भी उसके बाद में जैसे कोविड हुआ तो कोविड के 2 साल छोड़ के वापस मैंने ट्रेकिंग शुरू किया। तो बोलने का मतलब यह है कि किसी बात से आप लोगों को पीछे हट नहीं करना है। एक बार गिर गए तो ठीक है, हर बार थोड़ी गिरने वाले हैं। इसी तरह से कोविड के ही दरमियान मुझे एक बैक इंजरी हो गई थी, तो मैं करीबन 6 महीने बिस्तर पे थी, मैं करवट भी बदल नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे इतना पेन था जब लोग ये सोच रहे थे कि ये अभी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। मैं सपना ये देख रही थी कि मैं माउंटेन्स वापस चढ़ पाऊंगी या नहीं चढ़ पाऊंगी। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे कि कोई भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आपको हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते जाना है। अब मैं बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखना चाहती हूँ, आप लोग सब वक्ता को सुनने के लिए उत्सुक हो गए और मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे चांस दिया बोलने का, बच्चों से मिलने का और आप लोगों का इतना सुंदर परफॉर्मेंस देखने का, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। है दैट इज़ ऑल। मतलब स्किन ब्यूटी जो है, बोलते हैं स्किन डीप, जो एक्चुअल जो हम लोगों को डेवलप करना है वो हमको हमारे अपने आप को अंदर से डेवलप करना है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग ये सब जागरूकता सीख रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम सब हो रहा है। और खेल के माध्यम से तो ऐसा है कि आप लोगों का जो स्पोर्ट और जो ये है, इससे ना केवल लाइक माइंडेड होते हैं और हम लोग 1 या 2 जोड़ी कपड़े पहन के 7-8 दिन निकालते हैं और बारिश, पानी में, बर्फ में, हर चीज़ रेनकोट पहन के भी हमको चलते रहना होता है। कभी कभी जोर जोर से आंधी तूफान आती है। एक बार ऐसा हुआ एक्सपीरियंस, छोटे छोटे 2-3 एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि इतने जोर से, हम जब पहाड़ों पे रहते हैं तब हमको पता चलता है कि ये पहाड़ों से हमारा कितना प्रोटेक्शन होता है। जैसे सारपास करके एक ट्रैक है, वहाँ पर हमको जो सबसे ऊपर ऊंचाई पे हम लोग पहुँचे तो टेंट के अंदर हम लोग घुस गए, क्योंकि देखते देखते जो वो गार थी वो ऑलमोस्ट टेनिस बॉल के साइज की गार जोर जोर से गिरने लग गई और इतने जोर जोर से गिरने लग गई कि सब हमको बोल रहे थे कि अभी आप टेंट संभालिए, नहीं तो टेंट गिर जा सकता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, तो ये शाम को 4-5 बजे से जो गारपीट शुरू हुई, रात भर गारपीट चली। तो दूसरे दिन का ट्रैक हमारा रात को 2 बजे शुरू होने वाला था। ये क्यों ऐसे हम लोग करते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो 4-5 बजे से जो बर्फ गिरना शुरू हुआ, थोड़ी देर में हमारा टेंट उड़ गया, वो अपने खंभे पर से निकल गया। तो आप सोचिए इतने ठंड में जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री -डिग्री में रहता है, तो वो टेम्परेचर में अगर अपना टेंट चले गया तो हम लोगों को कितनी दिक्कत जाती। हम लोगों को इमीडिएटली इवैक्यूएट खाली करना पड़ा टेंट को। हम लोग चले गए बॉयज़ के टेंट में, हम लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि बॉयज़ के 2 टेंट्स थे, तो सारे बॉयज़ को एक टेंट में शिफ्ट कर दिया और हम लोगों को एक टेंट में शिफ्ट कर दिया। ये रात भर चलते रहा, पर हमारा जो टाइम था निकलने का 2 बजे, वो 2 बजे ही रखा हम लोगों ने। और ये इसलिए होता है कि कहीं कहीं बर्फ़ पिघलने लगता है और अगर बर्फ़ पिघलने लगा तो फिसलन बढ़ जाती है, ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो इसीलिए जिस टाइम पे जो ट्रैक लीडर वगैरह जो बोलते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को निकलना ही पड़ता है। तो इस तरीके से माउंटेनियरिंग से बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होता है। हम लोगों को हिम्मत आती है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा काम रुकने नहीं वाला है।
ऐसे ही एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि चादर ट्रैक करके एक ट्रैक होता है, जहाँ पे चादर मतलब चादर बन जाती है नदी के ऊपर। तो एक ज़ंस्कार रिवर करके है लेह में, वो टेम्परेचर नेचुरली एक पूरी नदी बर्फ बन जाए, उतना अगर ठंड हो तभी वो बर्फ बन पाएगी ना। तो -23, -24 डिग्रीज टेम्परेचर में वो नदी बर्फ बन जाती है, पूरी कड़क बर्फ बन जाती है। और ये आइस रहता है, ये स्नो नहीं रहता है। स्नो पे चलना आसान होता है, आइस पे चलना यानी बहुत ज़्यादा स्लिपरी, हर एक सेकेंड पे हम लोग स्लिप होते रहते हैं। ऐसे ट्रैक में हम लोग धीरे धीरे चलना पड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर मुश्किल से हम लोगों को 4-5 घंटे में पूरा दिन लग जाता है 1 किलोमीटर चलने में। तो ऐसे चलते चलते जब आखिरी दिन आया तो गिरते पड़ते रहते हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, पर आखिरी दिन में मैं जिस तरीके से गिरी तो ये मेरा हाथ जो है ये पूरा फ्रैक्चर हो गया और 7 घंटे का ट्रैक अभी बाकी था। फ्रैक्चर हुआ बिल्कुल, मतलब क्रश हो गया था ये रिस्ट मेरा, पर 7 घंटे के बाद में मुझे फर्स्ट डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल हुई और वहाँ जाने के बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल ऑपरेशन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये बात थी 2020 कोविड के पहले की बात, 2019-20 की बात थी। फिर भी उसके बाद में जैसे कोविड हुआ तो कोविड के 2 साल छोड़ के वापस मैंने ट्रेकिंग शुरू किया। तो बोलने का मतलब यह है कि किसी बात से आप लोगों को पीछे हट नहीं करना है। एक बार गिर गए तो ठीक है, हर बार थोड़ी गिरने वाले हैं। इसी तरह से कोविड के ही दरमियान मुझे एक बैक इंजरी हो गई थी, तो मैं करीबन 6 महीने बिस्तर पे थी, मैं करवट भी बदल नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे इतना पेन था जब लोग ये सोच रहे थे कि ये अभी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। मैं सपना ये देख रही थी कि मैं माउंटेन्स वापस चढ़ पाऊंगी या नहीं चढ़ पाऊंगी। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे कि कोई भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आपको हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते जाना है। अब मैं बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखना चाहती हूँ, आप लोग सब वक्ता को सुनने के लिए उत्सुक हो गए और मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे चांस दिया बोलने का, बच्चों से मिलने का और आप लोगों का इतना सुंदर परफॉर्मेंस देखने का, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। निर्देश करण्याकरिता अमरावती नगर संपर्क प्रमुख सौ अलकाताई दलाल। परम पवित्र भगवा ध्वज, वंदनीय मावशी, वंदनीय ताई आपटे, भारत माता, मंचावर उपस्थित मान्यवर आणि कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व राष्ट्रप्रेमी, आपल्या सर्वांचा निर्देश करणं आज अगदी अगत्याचंच आहे। आपल्या आजच्या विजयादशमीच्या उत्सवाच्या प्रमुख अतिथी माननीय नेताताई कक्कड, ज्या निवम शाळा अमरावतीच्या संचालिका आहेत। आपल्याला आता अगदी वेगळ्या दुनियात घेऊन गेल्या होत्या, गिर्यारोहणाच्या। इतकं चित्रमय सुंदर वर्णन केल्याबद्दल आणि आमच्या मुलींच्या सगळ्या प्रात्यक्षिकांचं इतकं कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल, जीवनातले महत्त्वाचे शब्द मिनिमलिझम आणि हार नाही माननी है हे संदेश साध्या सोप्या भाषेत स्वतःच्या उदाहरणातून मुलींना दिल्याबद्दल मी त्यांची खूप आभारी आहे। राष्ट्रसेविका समितीतर्फे त्यांचे मी आभारी आहे। आजच्या आपल्या प्रमुख वक्ता माननीय अजिताताई देशमुख, विदर्भ प्रांत सहबौद्धिक प्रमुख नागपूर। या नागपूरहून आपल्या विनंतीवरून इथे आलेले आहेत। आपल्याच आहेत, तुम्ही मगाशी पण ऐकलं, या आपल्याच आहेत, समितीच्या आहेत। लग्नाच्या पूर्वीपासून त्यांनी कितीतरी वर्षापासून या कामामध्ये स्वतःला झोकून दिलेलं आहे। त्यांच्या अनुभवाचं सार आमच्या मुलींना आणि आम्हाला भगिनींना ऐकायला मिळणारच आहे। त्यांचं उद्बोधन आपल्याला लगेच ऐकायला मिळणार आहे। अशा आपल्या अजिताताईंचं राष्ट्रसेविका समिती त्यांच्या ऋणात राहू इच्छिते। तसंच आपण खाली कार्यक्रम करणार होतो, ऐनवेळी आपल्याला वरचा हॉल पण उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे। नेहमी समर्थ शाळेचे अध्यक्ष, समर्थ शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक श्री पाठक सर यांचं आपल्याला नेहमीच अशा प्रकारचं सहकार्य लाभत असतं। त्यांची पण मी समितीतर्फे आभारी, त्यांच्या ऋणात राहू इच्छिते। कार्यक्रमाचा
आता म्हणजे आपण सर्व भगिनी. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी उपस्थित राहिलात ज्याबद्दल मी आपले आभार मानते. तसंच अमरावतीतल्या विविध संघटनांच्या प्रमुख महिला भगिनी इथे उपस्थित आहेत. विविध सामाजिक संघटनांमध्ये कार्यरत महिला भगिनी उपस्थित आहेत. समितीच्या आदरणीय ज्येष्ठ सेविका इथे आलेल्या आहेत. पत्रकार, प्रचार आणि प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आहेत आणि वेळोवेळी आम्हाला मदत करणारा समर्थ शाळेचा कर्मचारी बंधुवर्ग, या सगळ्यांचे मी राष्ट्रसेविका समितीच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. आपल्यासमोर वैयक्तिक गीत सौ सोनालीताई चाटे सादर करणार आहे. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत वन्दे मातरम् जय भारत वन्दे मातरम् भारत वन्दे मातरम् जय भारत वन्दे मातरम् रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम नदियन की पावन धारा है मंगलमाला गंगा की मंगलमाला गंगा की उमरबंद है विद्याद्री का सातपुरा की शेरनी की सातपुरा की शेरनी की सह्याद्री का वज्रहस्त है सह्याद्री का वज्रहस्त है पौरुष को पहचाने हम पौरुष को पहचाने हम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माथा माता का उन्नत माथा माता का चरण धो रहा विशाल सागर देश यही सुंदरता का देश यही सुंदरता का हरियाणी साड़ी पहने माँ हरियाणी साड़ी पहने माँ गीत तुम्हारे गाए हम गीत तुम्हारे गाए हम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है अपना शीश झुकाया है जो हमसे टकराने आता मिट्टी में मिल जाता है मिट्टी में मिल जाता है तेरा वैभव सदा रहे माँ तेरा वैभव सदा रहे माँ खत्म करेंगे दुश्मन हम खत्म करेंगे दुश्मन हम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम
परमपवित्र भगवा ध्वज, देवी अष्टभुजा, वंदनीय मावशी आणि वंदनीय ताई यांच्या स्मृतींना विनम्र अभिवादन. राष्ट्रसेविका समिती अमरावती नगरचा हा विजयादशमी उत्सव. या उत्सवासाठी मंचावर उपस्थित आजच्या प्रमुख अतिथी नीताताई कक्कड, नगर कार्यवाहिका गौरीताई आणि समितीच्या ज्येष्ठ अधिकारी या सर्वांना विनम्र अभिवादन. आणि सर्वप्रथम मला उपस्थित सर्व सेविकांचं आणि अमरावती शाखेचं विशेष अभिनंदन आणि कौतुक वाटतं की ऐन 4:30 वाजता जेव्हा वरुणराजांनी आपली उपस्थिती इथे दर्शवली तेव्हा क्षणाचाही विलंब न करता किंवा कुठलाही किंतु परंतु मनात न आणता चटकन आपल्या कार्यक्रमाची व्यवस्था वरच्या सभागृहात करून कुठल्याही प्रकारचा अडथळा व्यवधान आलेला आहे असं न मनात आणता जसा ठरवला तशा प्रकारे कार्यक्रम आपण इथे संपन्न केला. आणि हीच खरी समयसूचकता, प्रसंग अवधान आपल्याला समितीच्या माध्यमातून अशा कार्यक्रमांमधून मिळत असतं आणि त्याचं आज खरं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं. आपण तर एकाहून एक सुंदर शारीरिक प्रात्यक्षिक पाहिलेच आहे. नियुद्धाचं प्रात्यक्षिक, घोषाचं वादन, यष्टी, व्यायाम योग, दंड सगळं जसं ठरवलं तसं आम्ही करणार हा सेविकांचा दृढ निश्चय खरोखर वाखाणण्यासारखा आहे, अभिनंदनीय आहे. आणि त्यांच्या मागे इथे जी मातृशक्ती आहे, त्यांना जी प्रेरणा आहे ती प्रेरणा अशीच कायम का बरं आहे तर त्या प्रेरणेची परंपरा आहे, त्या प्रेरणेला संस्कृती आहे. आणि ती संस्कृती कशाची आहे तर ती संस्कृती आहे आपल्या मातृवंदनाची संस्कृती. आता आपण नवरात्राचं पर्व साजरं केलं, हे तर साक्षात आदिशक्तीचं निवासस्थान म्हणजे आपली अमरावती नगरी आहे. आणि इथे जेव्हा जेव्हा आपण येतो अमरावतीत एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा, वेगळ्या प्रकारची स्पंदनं आणि वेगळ्या प्रकारचे कंपन नेहमीच जाणवतात, कारण साक्षात भगवती इथे विराजमान आहे. आणि तीच वेगवेगळ्या रूपात आपल्याला शक्तीच्या माध्यमातून भेटत असते. आणि हे नवरात्रीचं पर्व तर शक्तीच्या उपासनेचं, शक्तीच्या साधनेचं विशेष पर्व मानलं जातं. आणि ही शक्ती म्हणजे केवळ शारीरिक शक्ती नाही बरं, तर ही शक्ती आहे मनाची, ही शक्ती आहे निश्चयाची आणि ही शक्ती आहे एकंदरीतच आपल्या व्यक्तिमत्वाची. मग या शक्तीचं संवर्धन करण्यासाठी म्हणून आपण दरवर्षी विजयादशमी उत्सव तो साजरा करतोच. पण त्याहीपेक्षा अजून एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे विजयादशमीला आपल्या समितीची स्थापना वंदनीय मावशी केळकरांनी केली. का बरं केली समितीची स्थापना? इतर अनेक संस्था आहेत, इतर अनेक महिला मंडळ आहेत. मग या सगळ्यांपेक्षा राष्ट्रसेविका समिती वेगळी का बरं? तर इथे समस्त हिंदू शक्तीला, हिंदू मातृशक्तीला आणि हिंदू नारी शक्तीला संघटित करायचंय. आणि कशाला संघटित करायचंय तर आपल्या देशाची जी संस्कृती आहे, आपल्या देशाचा जो प्राण आहे तो प्राण आपल्याला जसाच्या तसा कायम ठेवायचा आहे. आपल्या देशाचं जे वैभव संपूर्ण विश्वात प्रसिद्ध होतं, भारत हा जगद्गुरु होता, ते जगद्गुरुपद आपल्याला पुन्हा प्रस्थापित करायचं आहे. आणि हे सगळं करण्याची ताकद केवळ पुरुषांमध्येच आहे असं नाही, तर प्रत्येक कार्याला मातृशक्तीची आवश्यकता असते. आणि ती मातृशक्ती संघटित होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. एक छोटंसं उदाहरण, आता आपल्याला अनेक गोष्टी वरती आणाव्या लागल्या, ज्याला आपण स्थानांतरण म्हणतो, शिफ्टिंग करतो. आता जेव्हा हे पोडियम किंवा माईक किंवा ध्वज किंवा हे एकटीला जर म्हटलं असतं की तू आणलं तू आणलं तू आणलं तर खूप वेळ लागला असता. आणि अवघ्या 15 मिनिटात इथे जी व्यवस्था उभी राहिली ती उभी व्हायला किमान 1-1.5 तास लागला असता. पण हे काम आपलं फक्त 15 मिनिटात साध्य झालं. का बरं? कारण संघटित शक्तीचा परिणाम. चटकन आपल्याला आपल्या ताईंनी सांगितलं की हे सगळं वरण्याचं एकेकीला दायित्व दिलं, दोघी चौघींनी मिळून एक पटपट मोठं सामान आणलं, चटकन माईकची व्यवस्था झाली, जशी खाली सुशोभन होतं तसंच सुशोभन मंचावर झालं. तर संघटित शक्तीमुळे जर इतकं साधं काम आपल्याला करताना सगळं साध्य करता येतं, सहज जमतं. जर असं काम जमतं तर मोठं काम सुद्धा करण्यासाठी संघटित शक्ती तितकीच आवश्यक आहे, तितकीच महत्त्वाची आहे. तर वंदे मातरमचं हे जे 2025 वर्ष आहे हे 150वं जयंती वर्ष आहे. सेविका भगिनींनो, मला सांगायला खूप आनंद होतोय की आपण तर अनेक महानुभावांच्या जयंत्या
सुशिवाकी वीर जननी देश की महान, तू खयाल काली बनी जाति में महान, स्वतंत्रता की वेदी रक्त से चली जहां, गांधी वीर प्रेरणा तू हो गई कहां, ओए तेरे ही साथ जुड़े देश के ये भान, जाग अब तू जाग।
दंडाने